बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारे पास कौन सा है? चैप्टर नंबर 13 है। और ये क्या है हमारे पास? ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर हम डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये क्या होती है? ये हमारे पास समझ लें कि द परचेज ऑफ एन इंटरेस्ट इन अ कंपनी बाय एन इन्वेस्टर लोकेटेड इन अनदर कंट्री। कहता है कि हमारे पास क्या नाम है, कोई एक इन्वेस्टर होता है जो कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर बैठा होता है। और उसका इंटरेस्ट क्या होता है कि उसने कोई एक कंपनी या किसी कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ परचेज करना होता है, उसे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब अगर आगे हम देखें तो ये दो ऑब्जेक्टिव है इसके। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है? जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, टू डिस्क्राइब कॉमन मोटिव्स फॉर इनिशिएटिंग डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और दूसरा हमारे पास क्या है? टू इलस्ट्रेट द बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल डिवर्सिफिकेशन। अब जब हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोटिव क्या है फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, डीएफआई का। कहता है ये क्या करता है? ये डीएफआई कैन improve profitability and enhance shareholder wealth either by boosting revenues or reducing cost। अब यहाँ पे देखें तो वो कह रहा है कि हमारे पास क्या नाम है, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये क्या करती है? ये इम्प्रूव करती है। ठीक है। किस चीज़ को इम्प्रूव करती है? ये प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करती है। ठीक है। फिर उसके अलावा ये क्या करती है? ये शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ होती है उसको भी ये इम्प्रूव करती है। ठीक है। कहता है कैसे करती है ये? या तो ये बूस्ट करती है किसको? रेवेन्यू को, या फिर रिड्यूसिंग कॉस्ट को। ठीक है। क्या कहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही होती है, इंप्रूव हो रही होती है, या और उसके साथ साथ हमारे पास जो शेयर होल्डर की वेल्थ होती है वो भी ज्यादा हो रही होती है। ठीक है। किसके थ्रू? बूस्टिंग रेवेन्यूज या रिड्यूसिंग कॉस्ट। फिर उसके बाद कहता है कि अगर हम देखते हैं हमारे पास जो रेवेन्यू रिलेटेड मोटिव्स ये कौन कौन से हैं, कहता है ये क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं न्यू सोर्स ऑफ डिमांड को। ठीक है। फिर उसके बाद ये कब करता है? कहता है ये जब अट्रैक्ट कब करता है ये न्यू सोर्स ऑफ डिमांड को? कहता है जब हमारे पास हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, जो होम कंट्री होती है वहां पे पोटेंशियल फॉर ग्रोथ क्या होती है? वो लिमिटेशन के अंदर होती है। फिर इसके बाद कहता है कि इसके और भी कुछ मोटिव्स हैं। कहता है कि ये प्रॉफिटेबल मार्केट में ही एंटर होता है, क्योंकि कोई भी अपना जो फॉरनर है, जो इन्वेस्टर फॉरनर है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट वही करेगा जहाँ उसे प्रॉफिट मिलेगा। फिर कहता है ये एक्सप्लॉइट करता है जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बैठे होते हैं उनके एडवांटेजेस को। ठीक है। स्पेशली फॉर फर्म दैट प्रोसेस सोर्सेज और स्किल्स नॉट अवेलेबल टू कंपीटिंग फर्म। ठीक है। कहता है कि स्पेशली क्या करता है कि उन फर्म के लिए, ठीक है, जो सोर्सेज और स्किल को क्या नाम है कि उनको नहीं मिलती, नॉट अवेलेबल होती है किस चीज़ के लिए? कंपीटिंग फर्म के लिए। फिर उसके बाद कहता है फिर ये जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होती है ये उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ ये क्या करता है कि ये रिएक्ट करता है। कहता है कि वो थे रेवेन्यू रिलेटेड मोटिव्स ना। अब कहता है कास्ट रिलेटेड मोटिव्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कहता है कि जो कास्ट रिलेटेड होते हैं उनके अंदर ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फैक्टर आ जाता है, क्योंकि लार्ज जब आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है तो आप लोग क्या नाम है कि टाइम की बचत हो जाती है, आपके रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम हो जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। कैसे करते हैं? कहता है स्पेशली फॉर फर्म दैट यूटिलाइज मच मशीनरी। ठीक है। तो ज्यादा मशीनरी करने की वजह से आपके पास जो कास्ट का फैक्टर आता है वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद कहता है कि हम क्या करते हैं? यूज चीपर फॉरेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे पास फॉरेन प्रोडक्शन होते हैं वो हम क्या नाम है बाहर वाले यूज कर लेते हैं, और फॉरेनर्स के मतलब के इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं जो चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। यूज फॉरेन रॉ मटेरियल स्पेशली इफ द एमएनसी प्लान्स टू सेल द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है। जब एमएनसी का प्लान होता है कि कोई भी फिनिश प्रोडक्ट को सेल करने का बैक टू द कंज्यूमर्स इन दैट कंट्री। ठीक है। तो फिर वो क्या करता है कि फॉरेन जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है उसको यूज करते हैं। फिर कहता है कि यूज फॉरेन टेक्नोलॉजी, ताकि हमारे पास जो कैपेसिटी है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने की वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके। तो ये क्या करते हैं? फॉरेन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं।
फिर उसके बाद कहता है वो रिएक्ट टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट। ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं एक्सचेंज रेट मूवमेंट पे, सच एज व्हेन द फॉरेन करेंसी अपेयर टू अंडर वैल्यू, जब हमारे पास जो फॉरेन करेंसी होती है वो क्या हो जाती है, अंडर वैल्यू हो जाती है। Debt for investment can also help reduce the MNC exposure to exchange rate fluctuation। कहते हैं कि हमारे पास जो डेट फॉर इन्वेस्टमेंट है वो क्या नाम है कि हेल्प करता है किस चीज़ के अंदर, रिड्यूस द MNC एक्सपोजर को, किस चीज़ के लिए, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के लिए। फिर उसके बाद कहता है कि डिवर्सिफाई सेल या और प्रोटेक्शन इंटरनेशनल। ये क्या करता है कि डिवर्सिफाई करता है, ठीक है, किस चीज़ को, ये हमारे पास करता है सेल और प्रोडक्शन को इंटरनेशनली। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। अब कहता है कि अब आप ओवरऑल देखने हैं आपने जो मोटिव्स ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे कहता है द ऑप्टिमल मेथड फॉर अ फर्म टू पेनिट्रेट अ फॉरेन मार्केट इज पार्टली डिपेंडेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मार्केट। कहता है ये सारे का सारा जो भी उनका मोटिव होता है, उनका जो सारे का ये मोटिव किस चीज़ के ऊपर होता है, जहाँ वो इन्वेस्टमेंट करने हैं उस मार्केट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, खूबियाँ क्या है, उसके अंदर कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। कहता है फॉर एग्जाम्पल द कंज्यूमर आर यूज टू बाइंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा कंज्यूमर है किसी कंट्री का, जितने भी कंज्यूमर है वो अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं कि यूज करना चाहते हैं, तो फिर क्या करता है कि वो या तो फिर लाइसेंसिंग अरेंजमेंट करेगा या फिर जॉइंट वेंचर करेगा। ठीक है, वहाँ उस मुल्क के अंदर किसी कंपनी के साथ जो कि ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ज्यादा फायदा देगा उसके। फिर कहता है कि बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन कंट्री द पोटेंशियल बेनिफिट मस्ट बी वेड अगेंस्ट द कॉस्ट एंड रिस्क। कहता है कि जब भी क्या नाम है कि आपने किसी फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे पहले आप क्या करते हैं कि पोटेंशियल बेनिफिट को देखते हैं। ठीक है, इनकी कोई ना कोई वेटेज होनी चाहिए किसके अगेंस्ट, और उसकी कास्ट जो हमें आएगी और जो हमें रिस्क बेयर करना पड़ेगा, ये सारा कुछ। फिर कहता है एज कंडीशंस चेंज ओवर टाइम। ठीक है, जो कंडीशंस है ये सारी की सारी ये टाइमली, डे बाय डे, टाइम बाय टाइम ये चेंज होती रहती है। कहता है सम कंट्रीज में बिकम मोर अट्रैक्टिव टारगेट फॉर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कुछ कंट्रीज होती हैं जो ज़्यादा उनके जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ इंसेंटिव्स होते हैं, सब्सिडी होती है, ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये मोर अट्रैक्टिव होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ कंट्रीज। जबकि कहता है जबकि हमारे पास कुछ कंट्री है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती हैं, इनको टैक्स की, पेपर वर्क की, ये सारी की सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन में आती हैं। जब ये ज़्यादा होती हैं तो फिर कुछ कंट्रीज हमारे पास ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ये लेस अट्रैक्टिव होती है। अब कहता है हमने यहाँ पे देखना है कि बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल डिवर्सिफिकेशन। ठीक है, कहता है द की टू इंटरनेशनल diversification इज टू select foreign projects whose performance level are not highly correlated over time। कहता है कि यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेशनल diversification क्या है, कि कहता है कि यहाँ पे वो इसकी की क्या है, कहता है कि सिलेक्ट फॉरेन प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस लेवल क्या नाम है, हाईली कोरिलेटेड नहीं होता अकॉर्डिंग टू टाइम। फिर आगे कहता है कि यहाँ पे हम देखते हैं डिवर्सिफिकेशन बेनिफिट फॉर मेरीमार्क कंपनी। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि हमारे पास जो मेरीमार्क कंपनी है, ठीक है, इज अ यूएस फर्म दैट इज कंसिडरिंग द लोकेशन ऑफ अ न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। ये क्या कर रही है, किसी भी न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए कोई लोकेशन को क्या नाम है, कंसिडरिंग कर रही है। कहता है कि इसके अंदर अगर हम क्रैक्टरिस्टिक देखें, अगर हमारा प्रोजेक्ट यूएसए के अंदर होगा लोकेटेड, क्या नाम है, या फिर क्या नाम है, अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है यूके के अंदर उसकी हमने क्या देखनी है, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक देखनी है। कहता है प्रोजेक्ट्स मीन एक्सपेक्टेड एनुअल आफ्टर टैक्स रिटर्न। तो कहता है दोनों का सेम है, 25% है। फिर कहता है अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोजेक्ट रिटर्न की बात करें तो यूएसए के अंदर 0.09 है और 0.11 यूके के अंदर है। कहता है फिर कोरिलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिटर्न विद रिटर्न ऑन एग्जिस्टिंग यूएस बिजनेस, अगर हम इसको कंपेयर करें तो फिर 0.80 यूएस में है और 0.02 ये कहाँ पे है, ये यूके में है। कहता है डिवर्सिफिकेशन बेनिफिट ऑफ मेरीमा कंपनी। कहता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न नेदर न्यू प्रोजेक्ट
हैज़ एन एडवांटेज। कहता है कि अगर हम टर्न की इन टर्म्स ऑफ रिटर्न की बात करें तो न्यू प्रोजेक्ट का कोई एडवांटेज हमें नज़र नहीं आ रहा। विद रिगार्ड टू रिस्क, द न्यू प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस स्लाइटली लेस वेरिएबिलिटी इन रिटर्न्स इफ लोकेटेड इन यूएसए। ठीक है, कहता है कि उसकी वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न इन रिटर्न्स वो क्या नाम है, स्लाइटली लेस है अगर ये यूएस के अंदर इफ लोकेटेड इन द यूएस। उसके बाद वो कहता है कि ये सपोज दैट द प्रोजेक्ट constitute 30% of Merrimack total fund and the standard deviation of Merrimack return on existing US business is 1.0। ठीक है, तो कहता है if the new project is located in the US, the portfolio variance for the overall firm, ये उन्होंने फार्मूला दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने 0.10 बता दिया है। 70% जो पीछे बच जाएगा वो डब्ल्यू ए के स्केयर आ जाएगा ये हमारे पास। 30% डब्ल्यू बी का स्केयर 0.09 ऊपर के नाम है दिया हुआ है। तो कहता है यहाँ से आप ये सारी वैल्यू पुट करके ये क्या नाम है कि आप न्यू प्रोजेक्ट के जो भी पोर्टफोलियो वेरिएंस वेरिएंस होगा वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह कहता है कि अगर यूके के अंदर होगा तो वो भी आप इसी तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों कहता है दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है, 1.008 है और 1.006 है। कहता है thus as whole Merrimack will generate more stable return if the new project is located in the UK, क्योंकि यहाँ पे देखें उन्हें रिटर्न क्या नाम है यूके के अंदर, वो इस चीज को देख रहे हैं। अब कहता है बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल डिवर्सिफिकेशन। कहता है कि एन एमएनसी में नॉट बी इंसुलेटेड फ्रॉम अ ग्लोबल क्राइसिस। ठीक है, सिंस मैनी कंट्रीज विल बी एडवर्सली अफेक्ट। कहता है कि एक एमएनसी है क्या करता है कि वो नहीं इंसुलेटेड करेगी ग्लोबल क्राइसिस की तरफ से। ठीक है, जबकि मैनी कंट्रीज हमारे पास क्या है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रही हैं। कहता हुआ ताहम as can be seen from the 1997 to 1998 Asian crisis and MNCs that had diversified among the Asian countries। ठीक है, एक कोई एक एमएनसी है वो हमारे पास कुछ ना कुछ डिवर्सिफाई रखती है किसके दरमियान, एशियन कंट्रीज के दरमियान। माइट हैव फेयर्ड बेटर देन इफ हैड फोकस ऑन वन कंट्री। कहता है कि हम अगर उसका एक कंट्री के ऊपर क्या नाम है फोकस होगा, ठीक है, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। इवन बेटर वुड बी डिवर्सिफिकेशन अमंग द कंट्रीज। अब यहाँ पे कहता है कि एज मोर प्रोजेक्ट्स आर एडेड टू अ पोर्टफोलियो, द पोर्टफोलियो वेरिएंस शुड डिक्रीज ऑन एवरेज अप टू अ सर्टेन पॉइंट। कहता है कि हमने जो भी किसी भी प्रोजेक्ट का जब डिसीजन लेना होता है, ठीक है, हमने पोर्टफोलियो वेरिएंस की बेस के ऊपर लेना होता है। फिर कहता है कि जो हमारे पास पोर्टफोलियो वेरिएंस होता है वो हमारे पास एवरेजली डिक्रीज होना चाहिए किसी एक पॉइंट के ऊपर। ओवर द डिग्री ऑफ रिस्क रिडक्शन इज ग्रेटर फॉर अ ग्लोबल पोर्टफोलियो। कहता है कि जो डिग्री ऑफ रिस्क रिडक्शन होता है वो रिस्क कम से कम हो वो हमारे पास ग्लोबल पोर्टफोलियो में ज़्यादा होना चाहिए फॉर अ डोमेस्टिक पोर्टफोलियो से, ड्यू टू द लोअर कोरिलेशन among the returns of projects implemented in different economies। ठीक है, वो कहता है क्यों होता है ये, कहता है कि लोअर कोरिलेशन होती है हमारे पास among the returns of projects, उनके जो हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके रिटर्न्स के हवाले से, ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके इसे डिफरेंट इकोनॉमीज में। बात कहता है कि अगर हम बेनिफिट देखें किसके ऑफ इंटरनेशनल डिवर्सिफिकेशन के, तो कहता है एन एम एन सीज विद प्रोजेक्ट पोजिशंस अराउंड द वर्ल्ड इज कंसर्न अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न करेक्टरिस्टिक ऑफ इस प्रोजेक्ट। कहता है कि अगर हम बात करें किसी भी एमएनसी के प्रोजेक्ट की जो कि पूरी दुनिया के इर्द गिर्द हो, कहता है उसका कंसर्न दो चीज़ों पे होता है, एक उसका उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई रिस्क और दूसरा उसके रिटर्न करेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर। फिर उसके बाद वो बात करता है कि हमारे पास जो बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल डिवर्सिफिकेशन के, कहता है कि प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो अलोंग द एफिशिएंट फ्रंटियर एग्जिबिट मिनिमम रिस्क फॉर अ गिवन एक्सपेक्टेड रिटर्न। कहता है कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो होगा कि वो इतना एफिशिएंट फ्रंटियर होना चाहिए। कहता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर हमें कम से कम रिस्क हो। फिर कहता है कि एफिशिएंट पोर्टफोलियो एन एमएनसी में choose one that corresponds to its willingness to accept risk।
फिर उसके बाद कहता है कि द फ्रंटियर ऑफ एफिशिएंट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज ऑफ सम एमएनसीज आर मोर डिजायरेबल देन द फ्रंटियर ऑफ अदर एमएनसीज। कहता है कि जो एफिशिएंट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो होगा वो क्या नाम है, कुछ एमएनसीज का वो ज्यादा डिजायरेबल होगा, ठीक है, जबकि दूसरों का जो क्या नाम है फ्रंटियर ऑफ अदर एमएनसीज। अब कहता है कि हमें डिसीजन लेने के लिए दो डिसीजन सब्सिक्वेंट टू डीएफआई, तो हमारे पास क्या नाम है दो पीरियोडिक डिसीजन की जरूरत होती है। कहता है कि हमें एक्सपेंशन टेक प्लेस, किसी एक्सपेंशन की हमें लेने की जरूरत होनी चाहिए कि नहीं है। उसके बाद कहता है कि अर्निंग बी लिमिटेड टू द पेरेंट और यूज बाय सब्सिडरी। ये दो हमें इन चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेना पड़ता है। फिर कहता है होस्ट गवर्नमेंट व्यू ऑफ डीएफआई। कहता फॉर द गवर्नमेंट द आइडियल डीएफआई सॉल्व्स प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे पास क्या नाम है जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, ये क्या करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। वो कौन कौन सी है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, या लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, विदाउट टेकिंग बिजनेस अवे फ्रॉम द लोकल फर्म, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि द गवर्नमेंट में प्रोवाइड इंसेंटिव्स। फिर क्या कहता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इंसेंटिव्स को टू इनकरेज द फॉर्म्स ऑफ डीएफआई डेट इट डिजायर्स, ठीक है। हमें गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है इंसेंटिव्स, किस चीज़ के लिए, इनकरेज करने के लिए, किस चीज़ की इनकरेज करने के लिए, फॉर्म ऑफ डीएफआई डेट इट डिजायर, जिसकी जरूरत होती है, एंड इम्पोज प्रिवेंटिव बैरियर्स or conditions on the forms of DFI that it does not want। फिर उसके बाद कहता है कि द ability ऑफ होस्ट गवर्नमेंट टू अटैक डीएफआई इज डिपेंडेंट ऑन द कंट्री मार्केट एंड रिसोर्सेज। कहता है कि किसी भी होस्ट गवर्नमेंट का डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए उस के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो उस कंट्री की मार्केट और उसके अंदर रिसोर्सेज, उसके अलावा उसके साथ साथ गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस और इंसेंटिव्स को भी देखा जाता है। फिर कहता है कॉमन इंसेंटिव्स ऑफर बाय द होस्ट गवर्नमेंट इंक्लूड। कहता है फिर और भी कुछ इंसेंटिव्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट होस्ट गवर्नमेंट होती हैं जो कि ऑफर करती है, वो कौन कौन से होती है, टैक्स ब्रेक्स होती हैं, फिर डिस्काउंटेड रेंट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग्स, लो इंटरेस्ट लोन, सब्सिडाइज्ड एनर्जी एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन। कि आपने इतना क्या नाम है इन्वायरमेंटल को इस लिमिट तक आप लोग क्या करते हैं कि डैमेज कर सकते हैं, आपको एनर्जी के अंदर इतनी सब्सिडी दे सकते हैं। डैमेज करने का मतलब कि आपने साथ साथ कुछ ऐसे प्रोटोकॉल भी रखने हैं, ना इन्वायरमेंट इतनी डैमेज हो, ना उन्हें इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगे। फिर लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपने उनको लोन प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। फिर क्या नाम है इनको रेंट किसी भी लैंड का या बिल्डिंग का उसके अंदर भी डिस्काउंट देना चाहिए, कुछ टैक्स की ब्रेक्स देनी चाहिए कुछ। फिर कहता है हमारे पास होस्ट गवर्नमेंट व्यू एक इस फॉर्म के अंदर भी होता है कि कॉमन बैरियर्स imposed बाय द होस्ट गवर्नमेंट इंक्लूड द पावर टू ब्लॉक अ मर्चेंट एक्विजिशन, ठीक है, फॉरेन मेजोरिटी ओनरशिप रिस्ट्रिक्शन, एक्सेसिव प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एंड ऑपरेशनल कंडीशन। कहता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए कि होस्ट गवर्नमेंट को कुछ ऐसी बैरियर भी लगाने चाहिए, ठीक है, वो कौन उनको क्या नाम है व्यू करना चाहिए, वो या उनके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है जो प्रोसीजर है वो एक्सेसिव किस हद तक होना चाहिए। फिर अब कुछ ऑपरेशनल कंडीशंस को देखना चाहिए। फिर उनकी ऑनरशिप की जो फॉरेन मेजोरिटी ऑनरशिप की रिस्ट्रिक्शन है उनको भी, फिर कन्वर्जन के लिए कौन कौन से रूल है, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो आज का लेक्चर आपका यहाँ तक ही था, ये आपका 13 चैप्टर है। उम्मीद है कि आप इसको पढ़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।